नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राजकुमार हिंदी नवजीवन चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। इससे पहले जो हम वीडियो बनाए थे उसमें बताए थे कि कहानी के तत्व क्या क्या हैं और किसी कहानी की समीक्षा कैसे की जाए। ठीक है, आज उसी क्रम में आज हम लोग जो कहानी की समीक्षा करने वाले हैं, अध्ययन करने वाले हैं, उस कहानी का नाम है दुनिया का सबसे अनमोल रतन। क्लियर आ रहा है यहाँ? दुनिया का सबसे अनमोल रतन। क्लियर आ रहा है पूरा? हाँ। दुनिया का सबसे अनमोल रतन, जैसा कि कहानी का नाम है, दुनिया का सबसे क्या अनमोल रतन। इससे पहले वाले हम वीडियो में बताए थे कि कहानी को कैसे अध्ययन किया जाता है, कैसे पढ़ा जाता है, कौन कौन महत्वपूर्ण बिंदु हैं उसका हम लोग ध्यान देते हैं। तो आज उसी प्रकरण पे आधारित आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले इसकी जो भूमिका है, भूमिका क्या क्या है? भूमिका, इसके जो लेखक हैं कौन है? लेखक इसके प्रेमचंद हैं। लेखक प्रेमचंद, वही मुंशी प्रेमचंद, क्लियर आ रहा है, वही मुंशी प्रेमचंद जो कफन के रचयिता है, वही मुंशी प्रेमचंद जो उपन्यास सम्राट के नाम से जाने जाते हैं। तो लेखक सबसे प्रसिद्ध हैं, कौन है? मुंशी प्रेमचंद। अब दूसरा प्रश्न ये है कि कहानी किस सन में छपी थी? तो जो कहानी छपी थी, जो रचना काल है 1907, सन 1907 ईस्वी। अब सोच लीजिए कि 1907 का वातावरण किस तरह होगा। भारत अंग्रेजों की गुलामी कर रहा था, भारत गुलाम था। उस परिस्थिति में ये कहानी लिखी गई थी। और ये कहानी कहाँ छपी थी? ठीक है, प्रकाशित कानपुर के उर्दू पत्रिका जमाना में। ठीक है, प्रकाशित कहाँ हुई थी? यही कानपुर से एक पत्रिका निकलती थी, उर्दू पत्रिका थी जमाना। उसी जमाने में पत्रिका में ये जैसे प्रकाशित हुई थी। कब? 1907 में। ठीक है, इतना क्लियर है। उसके बाद क्या होता है कि 1908 में, ठीक है, एक संकलन आता है। संकलन, इनका कहानी संग्रह है सोजे वतन। ये कब आया था? 1908 में। इस सोजे वतन में ये कहानी संग्रहित होकर आई थी। क्लियर? कोई संदेह? तो सोजे वतन में ये संकलित होकर आई थी। उसी समय, ठीक है, उसी समय हमीरपुर का डीएम, कहाँ का? जिला हमीरपुर का डीएम, ठीक है, हमीरपुर का डीएम था
इस सोजे वतन को, हमीरपुर का डीएम सोजे वतन को जब्त कर लिया था। ठीक है, जब्त कर लिया था। देखिए, हम इसलिए आपको बता दिए कि सोजे वतन क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि सोजे वतन संकलन में ही यह कहानी संकलित है। छपी कहाँ थी? जमाना पत्रिका में। कब? 1907 में। और कहाँ का डीएम जब्त किया था? हमीरपुर का डीएम सोजे वतन को जब्त कर लिया था। और इसके बाद ही कानपुर के, ध्यान रखिएगा, मुंशी दयाराम निगम, दयाराम निगम ने, ठीक है, दयाराम निगम ने ही इनको प्रेमचंद नाम दिया था। प्रेमचंद नाम दिया था। यानी इससे यह स्पष्ट होता है कि यह पहले प्रेमचंद के नाम से नहीं लिखते थे। कब लिखना शुरू किए? 1910 के बाद लिखना शुरू किए, जब सोजे वतन इनका जब्त कर लिया। कौन? हमीरपुर का डीएम। अब दूसरा प्रश्न ये खड़ा हो रहा है कि इससे पहले वह किस नाम से लिखा करते थे? तो कमेंट करके बताइएगा कि किस नाम से लिखा करते थे। यह क्या हो गया? यह इसकी भूमिका हो गई। अब भूमिका के बाद आप लोग जब क्या बोलते हैं, दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वो है पात्र परिचय। पात्र परिचय। भला कि देखिए, कथानक आता है, लेकिन यहाँ सरल ढंग से समझाने के लिए कथानक के जगह हम सीधे पहले पात्र परिचय का ही यहाँ पे हम आप लोगों से परिचित करा दे रहे हैं कि पात्र परिचय कौन है। ठीक है, इसमें दो मुख्य पात्र हैं, नायक। नायक कौन है? दिलफिगार। नायक कौन है? दिलफिगार। और एक नायिका है। ठीक, इस नायिका का नाम है दिलफरेब। ये पात्र परिचय हो गया, दिलफिगार, दिलफरेब। अब ध्यान रखिएगा कि जो कहानी थी, ये जो कहानी थी, मुस्लिम पात्रों के नाम से कहानी बनती है। ये प्रेमी है, यह प्रेमिका है। और प्रेमी प्रेमिका भी क्या उस समय की बात थी जिस समय लिखा गया था। प्रेमिका बहुत सुंदर थी, दिलफरेब, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन नायक के सामने वह शर्त रखती है, नायक के सामने शर्त रखी। ठीक, नायक के सामने शर्त क्या रखती है कि अगर यह शर्त पूरा करोगे तो मैं तुम्हारी गुलाम बनूंगी, मैं तुमसे शादी करूंगी, निकाह करूंगी। यह शर्त रखती है। शर्त क्या है? कहती है कि तू अगर मेरा सच्चा प्रेमी है, तू, ठीक है, अगर तू मेरा ठीक है, तू मेरा अगर सच्चा प्रेमी है तो जा दुनिया का सबसे अनमोल रतन मेरे दरबार में लेकर आ। तू अगर मेरा सच्चा प्रेमी है तो दुनिया का सबसे अनमोल रतन लेकर मेरे दरबार में आ, तो मैं तुम्हारी गुलामी कबूल करूंगी। अब यहीं से प्रश्न उठता है कि दुनिया का
सबसे अनमोल रतन, सबसे अनमोल रतन। अब यही शीर्षक, यही कथानक की स्टोरी शुरू हो रही है। कौन कह रही है, किससे कह रही है? दिलफरेब दिलफिगार से कहती है कि दुनिया का सबसे अनमोल रतन मेरे दरबार में लाकर पेश करो। अब ये जो दिलफिगार है, दिलफिगार के अंदर अंतर्द्वंद आ जाता है। नायक का अंतर्द्वंद मतलब मन में कई तरह के विचार आने लगता है कि ये कौन सी प्रेमिका है जो हमारे सामने शर्त रख रही है, और वो भी क्या शर्त कि दुनिया का सबसे अनमोल रतन ला कर दो तो मैं तुमसे निकाह करूंगी, मैं तुमसे गुलामी तुम्हारा स्वीकार करूंगी। अब बेचारा एकदम परेशान हो जाता है, उसको समझ में नहीं आता है कि दुनिया का अनमोल रतन कौन सा है। और फिर उस दुनिया के अनमोल रतन को खोजने के लिए वह घर से निकल पड़ता है, दरबार से निकल पड़ता है। और जब जैसे जैसे वह सामने जब देखता है कि क्या है दुनिया का अनमोल रतन, तो उसकी, ठीक है, इस नायक की पहली खोज होती है। पहली खोज, कहानी का क्रमिक विकास हो रहा है कि पहला वह कौन सा चीज खोज रहा है। तो पहला वह क्या खोजता है कि जब वह जाता है घूमते घूमते तो देखता है कि खूब भीड़ लगी है। प्रेमचंद जी लिखते हैं कि खूब भीड़ लगी हुई है और एक काला चोर है। कौन सा? काला चोर। ठीक है, काला चोर क्या करता है कि वह बहुत बड़ा अपराध किया है और उसको सभी लोग फांसी देने वाले हैं। भीड़ खूब एकत्रित हुई है। तो फिर वह उससे पूछा जाता है कि क्या तुम्हारी अंतिम कोई इच्छा है? तो कहता है कि मेरी अंतिम इच्छा है, वह पूरा कर लेने दो। वह भीड़ में जब जाकर देखता है तो एक छोटा सा बालक है। भीड़ में क्या है? एक छोटा सा बालक है। और उस बच्चे को पास जाकर उतरता है, उसको अपने गोद में उठाकर, ध्यान रखिएगा कि उस लड़की के पास जाता है, अपने गोद में उठाकर और गले से लगाकर फिर तड़पने लगता है। उसको अपना बचपन याद आ जाता है। उस चोर को इस चोरी की अवस्था और फिर बचपन की अवस्था में तुलना करता है कि मैं भी कभी इस बच्चे के समान ही दुनिया से बिल्कुल अलग था। मेरे मन में किसी तरह का कोई कलुष पाप नहीं था। और वह बचपन और चोरी दोनों का तुलनात्मक करता है और बच्चे को गले लगाकर रोने लगता है। तो ये वही काला चोर का आंसू, ठीक है, काला चोर का आंसू जो निकलता है वही दिलफिगार पहले बार प्राप्त करता है। तो पहले बार क्या किया? काला चोर का आंसू प्राप्त किया और वह काला चोर का आंसू लेकर आता है और पूरी स्टोरी उसको जो है कि पूरी कथा दिलफरेब से सुनाता है कि मेरी समझ में यही आ रहा है कि दुनिया का अनमोल रतन जो एक चोर का हृदय में परिवर्तन आ गया। कौन? काला चोर के हृदय परिवर्तन। हृदय परिवर्तन क्या हुआ कि बच्चे को देखकर रोया और फिर उसके आंसू निकले। इसी आंसू को लेकर आता है। लेकिन दिलफरेब कहती है कि हाँ, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, बड़ा अच्छा प्रयास किया है, लेकिन यह दुनिया का अनमोल रतन नहीं है। तो फिर उसके बाद कहता है कि कम से कम एक बार अपना चेहरा तो दिखा दो, क्योंकि वो पर्दे के आड़ से बात करती है। तो कहती है चेहरा नहीं दिखाऊंगी, तुम जाओ फिर खोजो दुनिया का अनमोल रतन कौन सा है। और फिर स्टोरी आगे बढ़ती है। जो इसकी दूसरी खोज है दिलफरेब की, फिर बेचारा खोजने लगता है। दूसरी खोज, ठीक है। अब दूसरी खोज, पहली खोज क्या है? पहली खोज जो है कि जो खोज कर लाया वो था काला चोर का आंसू, जो हृदय परिवर्तन के कारण है।
फिर वह दूसरी खोज करने के लिए निकलता है। और दूसरी खोज वो क्या करता है कि सारे लोग देखते हैं नदी के किनारे भीड़ लगी हुई है, एक लाश सजी हुई है, पति मर गया है और उसकी जो पत्नी है अपने पति के साथ जल के राख होना चाहती है। चंदन की चिता बनी हुई है, उस पर एक जो युवती है 16 श्रृंगार किए हुए उस चिता पर बैठती है। कुछ देर के बाद वह जो है कि चिता में आग उठती है और दोनों, पति मरा हुआ और पत्नी जिंदा, दोनों जल के राख हो जाते हैं। अर्थात जो स्त्री थी, जो सती थी, ठीक है, अपने पति के साथ ही जलकर राख हो गई है। तो क्या करता है, जो दूसरी खोज होता है वह सती का राख लाता है, सती का राख। ठीक है, दूसरी खोज क्या है, सती का राख है। और जब सती का राख लेकर दिलफरेब के पास दरबार में पहुंचता है, तो दिलफिगार जब दिलफरेब के पास पहुंचता है, कहता है कि मेरी नजर में दुनिया का यही सबसे अनमोल रतन है। तो फिर वह कहती है कि बेशक तुम दुनिया का अनमोल रतन की खोज कर लाए हो, मैं तुम्हारा एहसानमंद हूं कि तुमने मुझे अनमोल भेंट किया है, लेकिन तू तलाश कर, दुनिया का तुझे अनमोल रतन जरूर मिलेगा। और उस बार क्या होता है कि वह दर्शन भी अपना देती है, मतलब पर्दे के बाद वह जो है कि क्या बोलते हैं, अपना दर्शन भी देती है। और वह दूसरी खोज में क्या करता है, निकल जाता है। दूसरी खोज जब वह कर लेता है, जब उसको असफलता मिलती है, तो वह बेचारा बहुत परेशान होता है, लेकिन खुशी होता है कि कम से कम नायिका ने चेहरा तो दिखा दिया। अब वो बेचारा तीसरी खोज वह करता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद है तीसरी खोज। ठीक है, अब आप लोगों को प्रश्न उठता होगा कि ये तीसरी खोज उसने क्या किया। तीसरी खोज के लिए जाता है तो बेचारा एकदम परेशान है, इधर उधर भटकता है, फिरता है, और फिर उसे एक हरे कपड़े में पहने हुए अमादा जो है कि लादे हुए एक बुजुर्ग, जिसके एक हाथ में लाठी है, ठीक है, मौलवी का रूप है, वह उसके पास एक बुजुर्ग का भेज रख कर जाते हैं और कहते हैं, क्या कहते हैं कि तू पूर्व देश की ओर जा, पूर्व देश की ओर, ठीक है, पूर्व देश की ओर। कहते हैं कि पूर्व देश की ओर जा। कौन कहते हैं यह बात दिलफरेब से, दिलफिगार से कौन कहते हैं, जो हरा कपड़ा है, मौलवी के भेष में है, उनका नाम है हजरते खिज्र, हजरते खिज्र। ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक पात्र और सबसे महत्वपूर्ण है हजरते खिज्र। और कहते हैं दिलफिगार से कि ए दिलफिगार, तुम पूर्व देश की ओर जा, वहां एक देश का नाम है हिंदुस्तान। पूर्व देश की ओर जा, वहां एक देश का नाम है हिंदुस्तान, और वहां जाओगे तो तुम्हारे दुनिया का अनमोल रतन जरूर मिल जाएगा। और फिर हजरते खिज्र कुछ देर के बाद जाकर गायब हो जाते हैं। तो दिलफिगार को एकदम लगता है कि पूर्व में ओर जाने पर जरूर मेरी इच्छा पूरी होगी, और वह पूर्व की तरफ बढ़ जाता है। पूर्व की तरफ बढ़ता है तो देखता है कि वहां लड़ाइयां चल रही हैं। लड़ाइयां चलने के बाद पूरे जो सैनिक हैं लड़ रहे हैं। किसी का कोई अंग कट गया है, कोई लड़ते लड़ते मर गया है, लाशें इधर उधर बिखरी हुई हैं, और सब फिर वह एक
सैनिक के पास जाता है और पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो। तो वो सब बताते हैं कि अपने देश के लिए हम लोग कुर्बानियां दे रहे हैं, लड़ रहे हैं। और फिर पूछता है, मरने वाले ने धीरे से कहा, जब पूर्व देश की ओर गया, उस देश का क्या नाम है? हिंदुस्तान। हिंदुस्तान। हिंदुस्तान में कौन मिला? सैनिक, जो अपने देश के लिए लड़ रहा था। वह मरने वाले ने धीमे से कहा, क्या कहा? भारत माता की जय। और उसके सीने के खून से कतरा निकल रहा था। दिल फरेब बेचारा देख रहा है कि सैनिक लड़ रहा है, मरने के अंतिम कगार पे है और वह भारत मां की जयकार की नारे लगा रहा है। उसके सीने से खून के कतरे निकल रहे हैं। एक सच्चे देश प्रेमी, एक सच्चा देशभक्त देशभक्ति की अदा हक अपनी हक अदा कर रहा है। और फिर वह मरने वाला है। फिर उसे वही खून का आखिरी कतरा मिलता है। खून का आखिरी कतरा, खून का आखिरी कतरा। दिखाई दे रहा है? खून का आखिरी कतरा, ध्यान रखिएगा, खून का आखिरी कतरा इसको मिलता है। वो बेचारा मर रहा है सैनिक, उसके शरीर से खून निकल रहा है, अंतिम पूरा खून उसके शरीर से निकल चुका है। देशभक्ति के लिए वो लड़ रहा है और खून का आखिरी कतरा जब पाता है तो दिल फिगार क्या करता है? उस खून के कतरे को लेकर आता है और दिल फरेब के पास जाता है। और दिल फरेब को जब कहानी सुनाता है कि मैं पूर्व देश की ओर गया था और वहां के जो सैनिक हैं अपनी देशभक्ति अदा करने के लिए भारत माता की जय करके आखिरी दम तक लड़ रहे हैं, उस सैनिक का खून का कतरा है जो अंतिम मरने वाला था, उसके आखिरी खून का कतरा है, मैं लेकर तेरे दरबार में आया हूं। तो फिर दिल फरेब कहती है, वाह, तुम मेरा सच्चा प्रेमी हो, सच्चा आशिक हो। और उसको गले लगा लेती है और उसकी गुलामी स्वीकार कर लेती है। तो जो दुनिया का अनमोल रत्न क्या है? दुनिया का अनमोल रत्न क्या है? किसी भी सैनिक का जो आखिरी खून का कतरा है वही दुनिया का अनमोल रत्न है। और यहीं से कहानी समाप्त हो जाती है। तो ध्यान रखिएगा कि इसमें पात्र दिल फिगार, दिल फरेब और हिजरते खिज, यह मुख्य पात्र है। और यहीं से कहानी शुरू होती है। और कहानी अंत कहाँ होती है? खून का आखिरी कतरा से। और यही खून का आखिरी कतरा, किसका खून का आखिरी कतरा? उस सैनिक का जो अपने देश के लिए लड़ रहा है। उसी खून का आखिरी कतरा दुनिया का सबसे अनमोल रत्न है। यह आपका कथानक और पात्र परिचय दोनों एक साथ चल रहा था। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे फिर हम बढ़ते हैं, मिटा दे रहे हैं, ठीक है? अब ध्यान रखिएगा, इसके बाद जो संवाद योजना चलती है, इस कहानी से हमें क्या क्या मिल रहा है, कहानी का विशेष क्या क्या है, उद्देश्य क्या क्या है, इस पे आप लोग ध्यान दीजिए। कहानी का उद्देश्य समझिए, ठीक है? उद्देश्य क्या क्या है? कहानी का जो पहला उद्देश्य है वह सच्चे प्रेम की कहानी है। यानी प्रेम की परीक्षा यहां चल रही है। प्रेम की परीक्षा, ठीक है? प्रेम की परीक्षा की कहानी है। प्रेम के परीक्षा की कहानी। दूसरा क्या है कि राष्ट्रभक्ति का प्रभाव, राष्ट्र भक्ति का प्रभाव,
राष्ट्रभक्ति कैसे है मित्रों? दिल फिगार को 3 चीज मिलती है, काला चोर का आंसू, हृदय परिवर्तन हो गया है, दूसरा सती का राख, तीसरा सैनिक के खून का आखिरी खतरा। वही सैनिक जो अपनी भारत मां की जयकार लगाकर देश के लिए लड़ रहे हैं, इसलिए राष्ट्रभक्ति का प्रभाव इसमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। अच्छा, तीसरा जो है कि कहानी का सुखांत। देखिए, कहानी का सुखांत का मतलब क्या है? हमारे तरह से हमारे जो हिंदी जो कहानी है, 2 तरह की कहानियां चलती है। एक भारतीय पद्धति, ध्यान रखिएगा, एक भारतीय पद्धति, ठीक है, नायक नायिका, और दूसरा है इस्लामिक पद्धति या पाश्चात्य पद्धति, नायक नायिका। अब ध्यान रखिएगा, जितने भी इस्लामिक पद्धति पे है, इस्लाम पद्धति पे जो भी आधारित है, पाश्चात्य पद्धति पे जो भी आधारित है, उसमें नायक नायिका अंतिम में मर जाते हैं। जैसे सोनी महवाल को देख लीजिए, हे रांझा को देख लीजिए, लैला मजनू को देख लीजिए, इसमें मर जाते हैं। भारतीय पद्धति में क्या होता है कि नायक नायिका अंत में मरते नहीं हैं। तो प्रेमचंद का एक तरह से यह प्रयोग भी था कि जो भारतीय और इस्लामिक पद्धति दोनों को मिलाए हैं, लेकिन उसका अंत सुखांत है, क्योंकि नायक नायिका में शादी हो जाती है। तो आपसे अगर प्रश्न पूछ दे कि यह किस तरह की कहानी है, तो समझ लीजिए कहानी किस तरह की है, भारतीय और मुस्लिम पद्धति दोनों का मिला जुला जैसे इसमें रूप है। सबसे बड़ी बात क्या है कि उर्दू शब्दों का बाहुल्य। अभी हमने बताया था कि जो जमाना पत्रिका था वह एक उर्दू पत्रिका है, इसीलिए इस कहानी में जितने भी शब्द मिलते हैं वो अधिकांश उर्दू के मिलते हैं। तो कभी ये भी प्रश्न पूछ दे कि किस तरह की कहानी है, तो 2 बातें हमेशा ध्यान रखिएगा, इसमें मुख्य रूप से प्रेम की परीक्षा हो रही है और राष्ट्रभक्ति, ये 2 इसका मुख्य बिंदु है। और यह भारतीय और मुस्लिम दोनों पद्धतियों का समन्वयकरण किया गया है, समन्वय पद्धति पे है। उर्दू शब्दों का बाहुल इसलिए है कि उर्दू की ही एक कहानी है, ठीक है। इतनी बातें कम से कम आप लोगों को जानकारी होना चाहिए। अब परीक्षा के दृष्टि से क्या क्या महत्वपूर्ण है, मान लीजिए अगर आप नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं तो क्या क्या महत्वपूर्ण है। तो महत्वपूर्ण क्या क्या है, नायक नायिका का नाम जानिए, दिल फिगार दिन फले। उसके बाद जो कितने शर्तें वह पूरा किया, तो पहली खोज करता है काला चोर का आंसू, दूसरा खोज करता है सती का खून, सती का राख। तो ये सब महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको इंपॉर्टेंट कर लेना चाहिए। लेकिन ये भी प्रश्न बार बार पूछता है कि दुनिया का अनमोल रतन इसमें किसको माना गया है, तो यह खून का आखिरी कतरा, किसका खून का आखिरी कतरा, सैनिक का। वह सैनिक जो देशभक्ति के लिए लड़ रहा है। तो कम से कम अगर इतनी पॉइंट आप लोग याद रखेंगे तो नेट जेआरएफ या असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाओं में आप लोगों को काफ़ी सहयोग मिल जाएगा। और इसके बाद आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि इसमें जो पढ़ा रहे हैं कौन कौन सा प्रश्न टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर में अभी तक आया है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए हिंदी नवजीवन चैनल के साथ। धन्यवाद।